तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशनल में। आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये होने वाली है WTO के ऊपर। यानी कि आपको आज पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि WTO क्या है, इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसका वर्क क्या है यानी कार्य क्या है, संरचना कैसी है, इसकी सब कुछ इंपॉर्टेंस से लेकर बनावट तक सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप BA प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, BA पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आपको भी बिना टाइम वेस्ट करे अभी की अभी एक चीज़ करनी है। क्या? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और जो इसकी जो स्थापना के बाद का स्वरूप है ना, ये पहले का स्वरूप यानी कि जो इसका नेचर है, इसकी बनावट है, उसमें आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बहुत इसमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बदलाव देखने को मिलेंगे। जो बदलाव की कहानी है वो इसके बैकग्राउंड तक जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि को। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक होती है। ठीक है, इसमें जो दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, उन दोनों के बीच में आपस में वॉर होती है। और उस वॉर का जो कंक्लूजन है वो विश्व में अशांति के रूप में उभरता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब भी यही हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब भी यही हुआ। तो इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर एंड होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी कंट्रीज जो थी वो आपस में बैठकें कर रही थी। और उन्होंने बैठकें कर कर एक जो उन्हें बेसिक सा मूल कारण माना था वर्ल्ड वॉर का, वो माना था वैश्विक स्तर पर संगठनों का अभाव। यानी कि वैश्विक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो इन कंट्रीज को रेगुलेट कर सकती थी, इन कंट्रीज को कंट्रोल कर सकती थी। यानी कि वर्ल्ड में एनार्की थी, अव्यवस्था थी। और इसी अव्यवस्था का फ़ायदा उठाकर जो कुछ देश थे, जो विकसित देश थे, उस टाइम तक जो महाशक्तियां थी, उन लोगों ने आपस में एक दूसरे से वॉर की। इस वॉर का जो मेन कारण था वो हेजेमनी अपनी स्थापित करना था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पीस को स्टैब्लिश करने पर ध्यान दिया गया। और इसी प्रयास में 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रेटन वुड सम्मेलन होता है, जिसमें उस टाइम के 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अब उस टाइम की बात कर रहा हूँ तो समझने की कोशिश कीजिए, 1944 तक की बात है ये। तो उस टाइम तक कई सारी कंट्रीज़ थी जो अभी तक बनी नहीं थी। इवन हमारा भारत जो था वो भी गणतांत्रिक रूप से नहीं बना था। ठीक है, हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, हमारा भारत था, वो कॉलोनी था ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, तो हमारा भारत भी इस टाइम तक आज़ाद नहीं हुआ था। ऐसे कई सारी अफ्रीकी कंट्रीज़ थी, कई सारी एशियन कंट्रीज़ थी जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आई थी। ठीक है, तो उस टाइम की जो कंट्रीज़ थी उनमें से 44 कंट्रीज़ ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जो इस कॉन्फ्रेंस का जो परिणाम निकला, उस परिणाम में 3 संगठनों के इस्टेब्लिशमेंट पर जोर दिया गया था। यानी कि संगठन की स्थापना नहीं की गई थी, प्रस्ताव रखा गया था कि हम 3 संगठनों की स्थापना कर सकते हैं। वो 3 संगठन क्या थे? पहला था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरा था वर्ल्ड बैंक। तीसरा था ITO, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। अब देखिए, इन तीनों के जो स्थापना, उस पर जोर दिया गया था, बात की गई थी, स्थापना नहीं की गई थी। ठीक है, जो ITO है 1947 में इसकी स्थापना के लिए हवाना में बैठक होती है, स्टार्ट होता है बैठक। यानी कि जो कंट्रीज़ थे उस टाइम की वो एक जगह इकट्ठी होती है हवाना में, और बातचीत चलती है कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए ताकि वर्ल्ड लेवल पर एक ट्रेड को रेगुलेट करने वाली एजेंसी बनाई जा सके। बट जब ये इसकी लास्ट बैठक होती है हवाना चार्टर के रूप में 1948 में, तो उसमें क्या होता है, मसौदा पेश किया जाता है कि भाई ITO कैसा होगा, इसका संगठन कैसा होगा, इसकी संरचना कैसी होगी। बट ये जो ITO है ये कभी लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो महाशक्ति थी अमेरिका, उसकी सीनेट यानी कि पार्लियामेंट में इसको मंजूरी नहीं मिल पाई। हालांकि जो WBI है यानी कि वर्ल्ड बैंक है और IMF है, इनकी स्थापना को मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, ITO में कुछ परिवर्तन कर 1947 में जेनेवा में 23 कंट्रीज़ की बैठक होती है, साइन करते हैं वो लोग GATT पर। यानी कि जब ITO असफल रहा तो ITO का ही सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया GATT को। ठीक है, GATT क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ।
हिंदी में इसकी जो फुल फॉर्म है वो है व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, पहला, व्यापार क्षेत्र से पक्षपात हटाकर सभी देशों को बाजार की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्रदान कराना। यानी कि देखिए उस टाइम पे क्या था, जो अमेरिका है यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ है, इनकी हेजेमनी चल रही थी वर्ल्ड में ट्रेड को लेकर। यही लोग बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे थे, ठीक है। तो इस व्यापार करने के जो होड़ थी, इसको ख़त्म करने के लिए विश्व में व्यापार में समानता यानी कि सभी देशों को अवसर प्रदान करने के लिए जो गैट है, गैट की स्थापना की गई थी। गैट क्या था? एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ट्रेड से संबंधित रेगुलेशंस या नियम बनाए जाते थे, ठीक है। ये जो गैट है ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ और 1995 तक चला, जब तक इसका विलय जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO उसमें नहीं हो गया। जो इसका सेकंड लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार तथा विनिमय करना, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को फैलाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज है इसमें पार्टिसिपेट अपना कर सके, ठीक है। जो इसका थर्ड मोटिव था वो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समस्याओं को पारस्परिक सहयोग से सुलझाना और देशों के बीच में समझौता समन्वय पैदा करना। यानी कि देखिए उस टाइम पे क्या था, जो कंट्रीज़ थी आपस में लड़ रही थी भाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही थी कंट्रीज़, उतारू हो जाती थी एक दूसरे से लड़ने पर। तो उस लड़ाई को कम करने के लिए व्यापारिक लड़ाइयाँ चल रही थी। एक देश था अमेरिका जैसा, यूरोपियन कंट्रीज़ थी कई सारी, वो वर्ल्ड में ट्रेड को रेगुलेट कर रही थी, उनके अलावा कोई और व्यापार कर ही नहीं रहा था। तो उनके व्यापार को जो भाई देखिए, अब उनके व्यापार को जब आप कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कंट्रीज़ वो चुप बैठे नहीं रहेंगी, वो हड़ताल करेंगी, लड़ाइयाँ करेंगी। तो उनको क्या करना था, अगर कोई विवाद हो जाता है दो देशों के बीच में ट्रेड को लेकर, तो उस विवाद को युद्ध तक ना पहुंचने दिया जाए, युद्ध को ना किया जाए, उसके बदले समन्वय पैदा किया जाए, पारस्परिक सहयोग से किसी फैसले को माना जाए, ठीक है। समझौते का जो समस्या है उसका सुलझाव क्या हो, उसका जो समस्या का जो समाधान है वो समझौता किया जाए, ना कि युद्ध, ठीक है। अब विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो गैट की कमियों को दूर कर 1995 में ही गैट को संशोधित कर WTO की स्थापना की गई। यानी कि जो गैट था ना, इसी में कुछ परिवर्तन किए गए और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक समझौतों का नियमन करना था, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करना था, ठीक है। ये रेगुलेटिंग बॉडी है। अब देखिए WTO और गैट में क्या अंतर है पता है? एक बेसिक सा अंतर है कि जो गैट है ना वो एक एग्रीमेंट है, ठीक है, उसको मानना या ना मानना देशों की मर्जी थी। बट जो WTO है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मानना, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बाध्यकारी है, ठीक है। इसकी बात को आपको मानना ही मानना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस को लगा देगी आपके ऊपर। अभी आप देखें अगर वर्ल्ड लेवल पर अभी क्या चल रहा है, रशिया जो है इसको WTO IMF सभी बोल चुके हैं कि भाई आप वॉर में मत कूदो, बट जो रशिया है वो ज़बरदस्ती वॉर अपनी कर रहा है, ठीक है, यूक्रेन से। तो उसके ऊपर क्या किया गया, रेगुलेशंस लगाए गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो चाहे WTO हो, उसने बैरियर्स लगाए इसके ऊपर। कई सारी कंट्रीज जिन्होंने अपना ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया रशिया से, ठीक है। अब ये क्यों हो पाया? ये इसीलिए हो पाया क्योंकि WTO जैसी संस्थाएं जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं आज के टाइम पर, ठीक। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं, यानी कि इसके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो पहला जिसकी पहली संरचना है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या होता है, यह WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, यानी कि जो सबसे बड़ी जो बॉडी है ना WTO की वो यही है। इनकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में एक बार होती है। यह WTO के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है, यानी कि सारे सदस्य हैं जो यहाँ पे बैठ के मीटिंग करते हैं। यह किसी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय ले सकता है, ठीक है। बहुपक्षीय, अब देखिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय इसमें क्या अंतर है बेसिक सा। देखिए द्विपक्षीय का मतलब होता है जब 2 कंट्रीज आपस में व्यापार कर रही है या 2 पर्सन आपस में व्यापार कर रहे हैं, जबकि बहुपक्षीय का मतलब होता है मल्टीलैटरल, यानी कि बहुत सारे लोग आपस में व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो WTO का काम क्या है, बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाना, ना कि द्विपक्षीय व्यापार को, ठीक है। अब द्विपक्षीय बहुपक्षीय सबको ही बढ़ाना है, लेकिन जो उसका मेन फोकस है वो बहुपक्षीय पर है, ठीक है। जो सेकंड इसकी बॉडी आती है वो है सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल, जिसे जिनेवा में स्थित WTO की सर्वोच्च स्तर की निर्णय लेने वाली संस्था, यानी कि जो सर्वोच्च लेवल पर जो निर्णय लिए जाएंगे ना, फैसले लिए जाएंगे, वो कौन लेगा, जनरल काउंसिल, जो WTO के कार्यों को पूरा करने के लिए नियमित बैठकें करती रहती है। यानी कि नियमित मतलब रेगुलर नहीं, टाइम टू टाइम, ठीक है, जब जरूरत पड़ी तभी उन्होंने बैठक कर ली, ताकि जो देश है ना उनकी समस्याओं का भी जो निपटारा है वो
किया जा सके। तीसरी जो बॉडी है वो है TPRB, व्यापार नीति समीक्षा निकाय। ठीक है, WTO की सामान्य परिषद TPRB के रूप में मिलती है, यानी कि ये TPRB के ही जनरल काउंसिल के अंदर आती है, जिसमें सदस्यों की व्यापार नीति की समीक्षा की जाती है। जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ है उनकी समीक्षा की जाती है, उनको चेक किया जाता है कि उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या कमियां हैं या क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो इसकी बैठक कहाँ होती है? TPRB के तहत। ठीक है, तथा महानिदेशक की नियमित रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। इसी बैठक में क्या होता है, जो महानिदेशक होता है, जो WTO का हेड होता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है उस पर भी विचार किया जाता है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या उसमें कुछ कमियां हैं, सुधार हैं, वो सारे ही इस बैठक के थ्रू सुलझाए जाते हैं। ठीक है, अभी अगर हम महानिदेशक की बात करें WTO की, तो वह है ngozi okonjo-iweala। ठीक है, ये स्पेलिंग आप देख लेना भाई, बड़ा अजीब से नाम है इनके। ठीक है, जो फोर्थ बॉडी है इंपॉर्टेंट, वो है DSB, यानी कि डिस्प्यूट का निपटान करने वाली बॉडी। ठीक, सामान्य परिषद सदस्यों के बीच विवादों का निपटान करने के लिए DSB के रूप में बुलाई जाती है। यानी कि एक बैठक होती है जिसमें क्या होता है, अगर देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आ गए हैं, कुछ विवाद आ गए हैं, तो उनका निपटान कैसे किया जाए, ये डिस्प्यूट की बॉडी करती है। फिफ्थ आता है अपीलीय निकाय, यानी कि अपीलिंग बॉडी। अब इसका काम क्या होता है? देखिए, हमारे अगर हम बात करें ना अपने कोर्ट सिस्टम की, इंडिया में जुडिशियल सिस्टम की, उसमें भी होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आपकी कोई आपको कोई मान ले केस हो गया, ठीक है, अगर आपको केस से संतुष्टि नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका फैसला गया, आपको उसके फैसले से संतुष्टि नहीं है, तो आपने क्या करा, उसको अपील किया किसमें? हाई कोर्ट में। अब सबसे बड़ी जो अपीलिंग बॉडी है वो क्या है? हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही अपीलिंग निकाय है, अपीलिंग बॉडी है WTO में एक। उस निकाय का, उस बॉडी का काम क्या है? तो उसकी स्थापना सबसे बात करते हैं तो 1955 में DSB को नियंत्रित करने वाले नियमों तथा प्रक्रियाओं के समझ के लिए अनुच्छेद 17 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1995 आई थिंक, हाँ 1995 है। ठीक है, इसमें शामिल सदस्यों की नियुक्ति 4 साल के लिए DSB द्वारा की जाती है, जो WTO सदस्यों द्वारा लाए गए विवादों में पैनल द्वारा जारी की गई रिपोर्टों के पेश होते। तब समझिए, इस पॉइंट को समझिए, क्या है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो इस बॉडी में जो मेंबर्स होंगे, उनकी जो बहाली, उनकी जो भर्ती है वो हर 4 साल में होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो WTO के जितने मेंबर्स हैं वो कुछ भी, कोई मान लीजिए किसी मुद्दे को लेकर आए, उस पर विवाद हो रहा है, ठीक है, तो उसके जो पैनल द्वारा जारी की गई रिपोर्टों की जो अपील होगी वो इसकी सुनवाई यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, मुद्दों की सुनवाई कहाँ पे होगी? अपीलिंग बॉडी में। इसकी बैठक भी जिनेवा में होती है। ज़्यादा जो WTO की बैठक है ना, वो सारी की सारी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में ही की जाती हैं। अब हम बात करते हैं WTO के कार्य की। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन होगा ना, वो सभी चीज़ों में पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि भाई, अगर आपको ये PDF चाहिए इस लेक्चर की, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक भी चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको जो रेगुलर अपडेट है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट होगा। चलिए, WTO का अगर हम कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य है विश्व व्यापार संगठन व्यापार को बढ़ावा देता है। सबसे पहला काम तो भाई यही है ना, व्यापार को बढ़ावा देगा, व्यापार को प्रमोट करेगा, ट्रेड को प्रमोट करेगा। साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने हेतु सभी सदस्य देशों को मंच भी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक मंच प्रदान करता है देशों को आपस में कोऑपरेशन करने के लिए। अब कोऑपरेशन कैसा होना चाहिए? ट्रेड के रूप में कोऑपरेशन। अब देखिए, एक महान विचारक ने कहा था कि अगर आपको दो लोगों के बीच में संबंध को बनाना है ना, तो उन दोनों में आपस में बिजनेस करा दीजिए। ठीक है, आपस में उनके रिलेशंस अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए, इसको जो मेन कार्य है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सदस्य देशों के लिए नियमों को निर्धारित करके उसे लागू करना। अब देखिए भाई, जब आप ट्रेड करेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए ना, है ना। ये थोड़ी कि आप किसी देश को लूट रहे हैं, ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं या टैक्स ज़्यादा उसको पे करने नहीं दे रहे हैं, तो ये सब क्या होगा? ये सब नियमों का अवहेलना होगी। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो WTO है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाती है, कुछ कानून बनाती है, और उन कानूनों का पालन सभी देशों को करना पड़ता है। तीसरा जो उसका उद्देश्य है, कार्य है, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। जो सदस्य देश हैं उनको व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो उनको एक मंच प्रदान करता है कौन? WTO। आइए भाई, व्यापार कीजिए और मुक्त व्यापार कीजिए। इसका एक कार्य ये भी है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। अब मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार मतलब आप किसी देश में अपने सामान को भेज रहे हैं तो आपको कम से कम टैक्स देना पड़े, या बिना टैक्स के होता है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। ठीक है,
अगला इसका जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना और सदस्य देशों के बीच में समझौता करवाना। अब इसका काम सिर्फ यही नहीं कि व्यापार को, ट्रेड को प्रमोट करता रहेगा। अब भाई अगर आप ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होगा, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाना भी इसका काम है। अगला जो काम है वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्यता बनाने के लिए IMF और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक को सपोर्ट करना, सहयोग करना। ठीक है, यानी कि अगर वर्ल्ड लेवल पर कोई पॉलिसी बनेगी इकोनॉमी से रिलेटेड तो उसमें WTO की भी राय ली जाएगी। अगला जो उसका कार्य है वो है विश्व संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करना। ठीक है, मैंने इसमें जो पॉइंट नहीं लिखा है ना वो मुक्त व्यापार वाला है, तो आप वो लिख लेना। ठीक है, देखिए कई बार होता है ना कि जब अपने दिमाग से चीज़ें लिख रहे हो तो कोई चीज़ें याद नहीं आती है। ठीक है, तो आप फ्री ट्रेड पॉलिसी को इसमें इंक्लूड कर लेना, ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब उसका वर्क हो गया तो बात करते हैं उसके इंपॉर्टेंस की, उसका प्रभाव क्या है। देखिए, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ना अच्छे प्रभाव भी होते हैं और बुरे प्रभाव भी होते हैं, यानी कि सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो WTO के साथ भी ऐसा ही है। अब यूनो जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन के भी भाई नकारात्मक प्रभाव हैं तो WTO कैसे छूता रह सकता है। तो WTO के पहले हम बात करेंगे सकारात्मक प्रभावों की। ठीक, तो पहला सकारात्मक प्रभाव क्या है, यह वैश्विक स्तर पर देशों के मध्य सहयोग व शांति को बढ़ावा देता है तथा समरसता के सूत्र में बांधकर राष्ट्रों के मध्य युद्ध की स्थिति को कम करता है। अब देखिए वही वाली बात हो गई कि भाई अगर आपको दो लोगों के बीच में वॉर को ख़त्म करना है, उनके बीच में डिस्प्यूट को ख़त्म करना है, तो आप दोनों को बिजनेस में एक दूसरे से लगा दीजिए। ठीक है भाई, जब बेनिफिट होगा तो दोनों का होगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशंस बनेंगे। ठीक, ऐसे ही काम WTO भी कर रही है। WTO देशों के बीच में रिलेशंस को डेवलप कर रही है। कैसे, अब देखिए पहले कंट्रीज़ के बीच में वॉर क्यों हो रही थी, क्योंकि कंट्रीज़ जो थी एक दूसरे की नीड्स को समझ नहीं रही थी। जब ट्रेड करने लग गए ना तो उनको भाई देखिए किसी भी कंट्री पे आप अटैक नहीं कर सकते। क्यों, आपको वहाँ से कुछ सामान आ रहा है, आपका सामान कुछ वहाँ पे जा रहा है, तो आप क्यों चाहेंगे कि आपका सामान आना जाना बंद हो जाए, नहीं चाहेंगे ना आप। यही बात कंट्रीज़ पे भी लागू होती है। कंट्रीज़ भी आपस में क्या करती हैं, युद्ध को अवॉइड करती हैं, वॉर को अवॉइड करती हैं, डिस्प्यूट को अवॉइड करती हैं। क्यों, अगर वो लोग डिस्प्यूट में अपनी सहभागिता देते हैं तो उनका खुद का लॉस होगा। ठीक है, और इसको ख़त्म करने का काम किसने किया, WTO ने, क्योंकि इसने दोनों देशों को, ये सारे देशों को मंच प्रदान किया है एक दूसरे के साथ व्यापार करने का, रिलेशंस को बिल्ड करने का, विचारों को अपनाने का। ठीक है, दूसरा जो इसका सकारात्मक प्रभाव है वो है देशों के मध्य पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि हुई है तथा इस निर्भरता ने वैश्विक संबंधों को मजबूत किया है। वही जो मैंने बात की ना, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो मजबूत हुए हैं, स्ट्रांग हुए हैं। क्यों, क्योंकि देशों को पता है कि अगर हमें विश्व में फ़ायदा कमाना है वर्ल्ड लेवल पर तो हमें दूसरे देशों के साथ रिलेशंस को बिल्ड करना पड़ेगा। अब अमेरिका क्या कह सकता है कि भाई इंडिया हमारा मित्र नहीं है, इंडिया हमारा फ्रेंड नहीं है, उससे व्यापार नहीं करेंगे। क्यों नहीं कह सकता भाई, बिल्कुल नहीं कह सकता। उसका इतना सामान बिक रहा है इंडिया में, इंडिया से इतना माल वहाँ पे जा रहा है, इंडिया के जो लेबर्स है वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाके काम कर रहे हैं। अगर ये लोग हट जाएंगे ना तो उसकी इकोनॉमी जो है वो एकदम नीचे आके गिर जाएगी। ठीक है, तो कोई भी कंट्री खुलेआम किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकती इंटरनेशनल लेवल पे। आजकल देखिए वॉर्स बहुत कम हो रही है भाई, एक्सेप्शन है ये यूक्रेन और रशिया की वॉर, वरना बता दो कोई ऐसी वॉर हो रही हो खुलेआम, नहीं। अब रशिया क्यों कर पा रहा है, क्योंकि भाई रशिया अभी भी सुपर पावर है। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वर्ल्ड लेवल पर, वो एक्सेप्शन रशिया है। अगली बात करते हैं WTO के कारण भारत जैसे विकासशील देशों को भी वैश्विक स्तर पर होने वाले व्यापार में अपनी भागीदारी देने तथा अधिकतम लाभ कमाने का अवसर मिला है। भाई जाहिर सी बात है, अगर विकासशील देशों को डेवलप करना है आपको तो उनको ट्रेड करने के लिए आपको आगे लाना पड़ेगा, और ये WTO ही है जिसने ऐसा मंच प्रदान किया विकासशील देशों को भी डेवलप करने का। WTO ने विश्व व्यापार में एकाधिकार के सिद्धांत को समाप्त कर सभी देशों को विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी देने का अवसर प्रदान किया है। यानी कि जो WTO है ना उसने मोनोपोली को ख़त्म किया है। पहले आप देखते थे वर्ल्ड वॉर के टाइम, देखिए एकमात्र व्यापार करने वाली कंट्री कौन था, सामानों को बेचने वाली, अमेरिका। अमेरिका फ़ायदा उठा रहा था, लोगों का, देशों का फ़ायदा उठा रहा था। देश आपस में वॉर कर रहे थे, उनको जहाज़ चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, वो सब उनको कौन दे रहा था, अमेरिका। लोन कौन दे रहा था, अमेरिका। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी उस टाइम पे मोनोपोली क्रिएट हो गई थी। ये एकमात्र ऐसी कंट्री था जो वर्ल्ड लेवल पर अच्छी इकोनॉमी के साथ एग्जिस्ट कर रहा था, बाकी सबकी इकोनॉमी खराब हो गई थी। आखिर में जाके इसकी भी इकोनॉमी भाई खराब हुई। ठीक है, बट इसने डेवलपमेंट दोबारा कर लिया था।
तो जो WTO ने उसने मोनोपोली को ख़त्म करके सभी देशों को व्यापार करने का अवसर प्रदान किया है। अगला जो उसका सकारात्मक प्रभाव है वो है WTO ने टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को कम करके विकसित देशों के निर्यात के साथ साथ विकासशील देशों के आयात और निर्यात को भी वृद्धि की है। यानी कि इसने विकसित देशों को फ़ायदा पहुंचाया है भाई, साथ ही साथ विकासशील देशों को भी फ़ायदा पहुंचाया है। अगर WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती ना, तो चाइना या इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उस टाइम पर, ठीक है, जिस टाइम इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, अब तो खैर चाइना डेवलप कंट्री बन चुका है काइंड ऑफ, ठीक है, बट अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को इतनी हेल्प नहीं मिल पाती, उनको ऐसा जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। अब हमने बात करी सकारात्मक प्रभाव की, तो अब बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव की भी, ठीक है, इसके नुकसान को भी तो देखना चाहिए। अब देखिए WTO जो है ना, इसने विकसित देशों या निर्यातक देशों ने, WTO के कारण विकसित देशों ने या फिर जो निर्यातक देश हैं जो अपने माल को बेच रहे हैं, उन्होंने अपने माल को आयात करने वाले देशों में डंप करना शुरू कर दिया है। डंपिंग, अपने माल को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल WTO के कारण, ठीक है, जिससे विकासशील देशों की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ठप होती जा रही है। क्यों? उनको जो माल चाहिए नहीं वो भी उनको दिया जा रहा है। क्यों भाई? ट्रेड को करने के लिए। अब देखिए एक बात बताओ, आप अगर किसी से ट्रेड करोगे, आपको सामान आप बेचोगे तो उससे कुछ खरीदोगे भी तो। अब मान लीजिए मैं केनिया हूँ, ठीक है, मेरी कंट्री का नाम क्या है? केनिया। अब मैंने अमेरिका के साथ व्यापार किया, मैंने अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीदी कोई, ठीक है, अमेरिका ने बदले मुझे क्या दे दिया? मैंने उसको कुछ काम दिया, मैंने उसको रिसोर्सेज दिए, मान लीजिए मेरे यहाँ पे रिसोर्सेज है, मैंने उसको रिसोर्सेज दिए अपने। अमेरिका ने बदले में क्या दे दिया मुझे? खराब कूड़ा करकट का सामान। इसे कहते हैं डंपिंग, यानी कि उसके काम की जो चीज़ नहीं है उसने हमें दे दी, हमें उसका यूज़ करना ही नहीं आ रहा है, वो हमारे किस काम की। अब मान लीजिए एक लड़का है, अनपढ़ है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप दे दे कंप्यूटर गिफ्ट में, भाई क्या करेगा वो? उसको ABCD नहीं आती, वो कंप्यूटर क्या करेगा, ठीक है। अगला जो आता है नकारात्मक पॉइंट इसका, वो कई अर्थशास्त्री बताते हैं कि जैसे विकसित देशों द्वारा WTO का प्रयोग अपने फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। ये सच बात है। अमेरिका, यूरोपियन जो कंट्रीज़ है ना, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़, ये अपना फ़ायदा उठा रही हैं और WTO उनको फ़ायदा दे रहा है। क्यों? अब देखिए, आप अगर देखेंगे ना, कोई डेवलपिंग कंट्री है या कोई बहुत गरीब कंट्री है, अगर वो लोन लेने जा रही है WTO से या IMF से, ये ऑर्गेनाइजेशन पता क्या कर रही हैं? उस कंट्री को बहुत हाई रेट पर लोन देंगी, जबकि ये डेवलप कंट्रीज़ को, अमेरिका जैसे, यूरोप जैसी कंट्रीज़ को क्या करेंगी? ये लो रेट पर देंगी, लो इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो ये दो तरफा व्यवहार कर रही हैं, भेदभाव कर रही हैं, ठीक है। ये इनके ऊपर भी लांछन लगाए जा सकते हैं। कई व्यक्ति इस संगठन पर आरोप लगाते हैं कि इसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाकर स्थानीय उद्योगों व फर्मों को स्वाहा कर दिया। ये बहुत सही बात है। आप देखें, कई सारे जो स्थानीय व्यापार थे ना, वो ख़त्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीलेटरल जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये अपने प्रोडक्ट को लगातार फैला रही हैं। अब देखिए एक बात बताओ, एक आदमी है वो 10 दिन में एक सामान बना रहा है, और एक कंपनी है जो एक दिन में 10 सामान बना रही है, ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा? जाहिर सी बात है जो ज़्यादा सामान बना रही है। तो ये इस कल्चर को प्रमोट किसने किया? WTO ने। इससे क्या हुआ? जो हैंडीक्राफ्ट थे, लोकल हैंडीक्राफ्ट या लोकल जो उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी, वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं कहा सकता कि भाई WTO बहुत ख़राब है, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, ठीक है। उन नुकसानों को दूर करके जो WTO है वो धीरे धीरे अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है धीरे धीरे कि भाई इस पर बिलीव किया जा सके। देखिए कमियों को दूर करने का अधिकार तो सबको है और सब कमियां दूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो WTO भी इस कार्य में काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और आपको जो इसका PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, शिक्षाशाला चैनल का नाम है, उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो तक वेट कीजिए। आपको जो भी वीडियो बनवानी है उसका आप कमेंट में हमें टॉपिक बता सकते हैं, हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।